गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी हिस्ट्री की बुक का क्लास 12th का दूसरा चैप्टर लेके आया है। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप इस चैनल में आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर। आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, अभी तक जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर्स के नाम थे वो ये था। इस साल 2020-21 से सीबीएसई ने आपकी बुक्स के चैप्टर के नाम चेंज कर दिए हैं। ध्यान दें, नाम चेंज किए हैं, बाकी का चैप्टर सेम है। ठीक है ना, तो सिर्फ नाम बदला है, बाकी चीज़ें सेम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसका नाम था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स और अब इसका नाम कर दिया गया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में ही पहले भी दिया था, अब भी दिया है, पूरा पार्ट सेम है। तो आते हैं आगे। सबसे पहले इसमें एक इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है सांची का। सांची कहाँ है आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये एक अशोका का इंस्क्रिप्शन आपके सामने पिक्चर है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें कैसे गुदा हुआ होता है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख किसे कहते हैं, इसे हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में आगे। आइए, हमने पढ़ा था पिछला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में आया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद हर्यक वंश और फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। इन सब का टाइम पीरियड मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है, एक्चुअली 12th के सिलेबस में ये नहीं है, पर जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो आगे यूपीएससी या और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता चलता हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ चुके, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें आता है वैदिक सभ्यता। मैंने कहा वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पर जो ये वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन। वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैंने कहा वैदिक काल जो है हमारा 1500 से 600 है। जो पूरा वैदिक पीरियड है वो कितना है हमारा, 1500 से 600 के बीच। ठीक है ना, इसमें से ऋग्वैदिक हो गया 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600। ये माइनस क्यों है, BCE क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये ईसवी से पहले ईसा पूर्व, तो ये हमारा माइनस में चलता है। ये हम फर्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में BCE, AD, BC, CE किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। और जिसने फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट चैप्टर के चारों पार्ट्स के लिंक डाल रहा हूं, आप उसमें से आराम से देख करके पहले फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको उत्तर मतलब क्या होता है, लेटर। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, ये ऋग्वैदिक यानी अर्ली वैदिक पीरियड, इसको मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। वैदिक काल, वैदिक पीरियड मैंने कहा टोटल 1500 से 600। BCE, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन ईरा। पहले से BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते थे, अब इसे BCE भी कहते हैं, तो बिफोर कॉमन ईरा। और CE होता है कॉमन ईरा, जिसे पहले AD यानी एनो डोमिनी कहते थे। ठीक है, तो आइए, मैंने कहा ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल एक ही बात है, अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व था आपका पूर्व वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक मतलब लेटर वैदिक बाद में जो आया, तो लेटर वैदिक पीरियड कहता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैंने कहा ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, कंपोज इन द ऋग्वैदिक पीरियड। और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेद, 4 वेद हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे नया वेद है अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया था, सबसे बाद में लिखा गया था अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। मैंने कहा ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, बाकी के तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कब लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, चलें आगे।
आगे चलते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये चारों वेद हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही मान्य रखते हैं। ठीक है, आइए, मैंने कहा वैदिक काल के बाद आया था हर्यक वंश। तो भारतीय इतिहास में जो ज्ञात सबसे प्राचीन वंश कहा जाता है ये हर्यक वंश कहा जाता है। ये मगध के साम्राज्यों में था। ठीक है, भारत का नहीं, भारत का इतिहास हम मौर्य से शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे प्राचीन वंश यहाँ था हर्यक वंश। हर्यक वंश को संस्थापक इसका कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा था बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। ठीक है ना। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, और इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था आपका नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक। कहता है बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार इज कंसिडर्ड डे फैक्टो फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर। ठीक है, बिंबिसार इज कंसिडर्ड द डिफैक्टो फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर। वास्तविक के लिए ये डिफैक्टो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, अब से इंग्लिश में मान्यता दे दी गई, स्पेनिश भाषा का शब्द था ये वैसे। हाँ जी, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते? बिंबिसार को। बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी पहले राजगृह, बाद में उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी थी। ठीक है, मगध की राजधानी बाद में कहाँ चली गई थी? पाटलिपुत्र। पहले कहाँ थी? राजगृह। राजगृह राजगीर एक ही है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। आगे आइए, देखिए मगध कह रहा है एक्सपेंशन आपको ऑफ मगध, आपको दिखाया हुआ है मगध कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगृह, उज्जैन से लेकर विदिशा, कौशाम्बी, वाराणसी। तो ये 6 to 4 सेंचुरी BCE में, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये इतना साम्राज्य फैला हुआ था, हर्यक शिशुनाग इस पीरियड के समय में। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मैंने कहा शिशुनाग डायनेस्टी, तो संस्थापक थे शिशुनाग, इसके संस्थापक थे शिशुनाग, और अंतिम शासक था काकवर्ण। काकवर्ण यानी कालाशोक। ठीक है, पुराणों में कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है। कहता नंदा डायनेस्टी, नंदा वंश का संस्थापक था महापद्मानंद, जो संस्थापक जिसने स्थापना की, और लास्ट इसका था घनानंद। ठीक है, घनानंद। अब यहां पर हम चलते हैं। कहता है घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो कहता है घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से हराया? चाणक्य की सहायता से। और नंद वंश के बदले कौन सा वंश स्थापित हुआ? मौर्य वंश। यहाँ पर एक कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है। चाणक्य एक सीरियल भी आया था पहले, आपने देखा हो तो। ठीक है ना, दूरदर्शन में अभी लॉकडाउन में दोबारा भी दिखाया गया है, किसी ने ध्यान दिया हो तो चाणक्य घनानंद के दरबार में, घनानंद उसको अपमानित करके भगाता है, तो वहाँ से वो सौगंध लेता है कि मैं इसे बर्बाद करके रहूँगा, और वो एक बालक को तैयार करता है और उसको बनाता है सम्राट। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है चाणक्य, पढ़ा लिखा कर, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र शास्त्र सब सिखा करके, और उसे बाद में घनानंद के ऊपर हमला करवाता है, और यहाँ नंद वंश खत्म होता है और मौर्य वंश शुरू होता है। मौर्य वंश से ही मैंने कहा भारतीय इतिहास माना जाता है। अभी तक जो था वो मगध का इतिहास ही माना जाता था। भारत का सबसे प्राचीन राजा बिंबिसार को मानते हैं, पर अगर भारत का सबसे प्राचीन राजा हम बिंबिसार को मानते हैं, पर अगर भारत का पूछता है तो हम अशोक आपका मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, मौर्य वंश का संस्थापक, ये भारत का सबसे प्राचीन वंश। इसके बाद से भारत में इतिहास की जो हमें सब चीज़ें प्रॉपर मिली हैं। इससे पहले के इतिहास को हम प्रॉपर जान नहीं पाए हैं। तो प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री जो होता है, प्री जिसके बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं है, प्रो हिस्ट्री जिसके बारे में साक्ष्य तो हैं पर हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वो प्रो हिस्ट्री का समय का पीरियड माना जाता है। और हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य भी हैं और उन्हें हम पढ़ भी पाए हैं। कहता द मेन लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के मुख्य अधिगम परिणाम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से विद्यार्थियों को अवगत कराना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी ले पाएंगे। कहता है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिटवीन 600 BCE टू 600 CE, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, 1200 साल हो गए। 0 से 600 पीछे और 0 के 600 आगे तक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स जहाँ से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है उसे हम स्रोत कहते हैं। किन स्रोतों से हमें पता लगा है इसके इतिहास का? कहता है सबसे पहले अभिलेख, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ग्रंथ, जो ग्रंथ हमें मिले हैं, टेक्स्ट्स,
सिक्के, कॉइन्स, हमें सिक्के वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। चित्र जो मिले हैं हमें, विजुअल मटेरियल जो मिला है, मूर्तियां मिली हमें। कहता भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब जो इमारत वगैरह के हमें खंडहर मिले हैं, रुइंस जो तबाह हो गए, ठीक है ना, भग्नावशेष। देखिए जैसे गुप्त काल का सिक्का है, ठीक है ना, ये हमारे जो सिक्के हैं इन्हें आहत सिक्के, आहत मतलब उस पर सांचा बना करके बिल्कुल फिट करके बनाया जाता था, आहत सिक्के कहते हैं। चैप्टर है हमारा, अब इसमें टॉपिक है प्रिंसेप और पियदर्सी। प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप आप देख सकते हैं इनका फोटो, ये थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे जेम्स प्रिंसेप? कह रहा है 1830 के दशक में, दशक मतलब डिकेड, ठीक है। ग्रुप ऑफ 10 ईयर इज डिकेड, 10 साल का जो समूह बनेगा उसको हम डिकेड कहेंगे। जैसे अभी चल रहा है 2020, ठीक है, 2020 से 30, तो एक पूरा दशक माना जाएगा। तो 1830 के दशक में मतलब 30 से 40 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला गया। ये जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों का अभी तक हम अर्थ भी नहीं निकाल पाए हैं, अभी तक उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी लिपि जिसे हम जानते नहीं है, उसको पढ़ना एक मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। हम बचपन से इंग्लिश को सीखते हैं, हिंदी को सीख रहे हैं, फिर भी उसमें त्रुटियां करते हैं। तो सोचिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसे कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं, वो आपके सामने रख दी जाए और उसको हमें पढ़ना हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी इन लिपियों का अर्थ निकाला था। इससे भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली। जब इन्होंने अर्थ निकाला, कहता है इससे जो हमारे यहाँ का राजनीतिक इतिहास है, इसकी जो स्टडी है, इसे बहुत ही ज़्यादा बल मिला, ठीक है। आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। जो प्रारंभिक हमें सिक्के मिले हैं और अभिलेख मिले हैं, उनमें यही लिपि उपयोग की गई थी, ठीक है। कहता है अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्सी, पियदर्सी लिखा हुआ है। पियदर्सी क्या मतलब होता है इसका? मनोहर मुखाकृति वाले राजा, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है। मतलब अशोक अपने आप को पियदर्सी कहलाता था, अशोक अपने आप को पियदर्सी कहलवाता था कि मनोहर मुखाकृति, बहुत ही सुंदर है, स्मार्ट, हैंडसम, है ना। ऑन मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स द नेम ऑफ द किंग विद पियदर्सी मीन्स मनोहर फेस, ठीक है, ब्यूटीफुल फेस। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी मिला है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। ये अशोक है, अशोक नहीं लिखा हुआ। देखिए ध्यान दें, दोनों एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज। आपकी बुक में अशोक मिलेगा तो वो भी अशोक ही है, ठीक है। ये वाला सा कहता है अशोक, ये जो अशोक है, अशोक पाली भाषा में अशोक के लिए ही लिखा गया है। तो अशोका इन द पाली लैंग्वेज इट इज रिटन फॉर अशोका, ठीक है, एक ही है, पाली भाषा में उसे लिखा गया है। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, किसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन? से कहता है अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है। एंग्रेव्ड, खुदे हुए, गढ़े हुए, ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, मेटल और पॉटरी। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, आप फिर देख सकते हैं ये कैसे पत्थरों में खुदे हुए हैं, तो इन्हें अभिलेख कह रहे हैं। ये अशोक के अभिलेख का एक चित्र है, ठीक है। ये देखिए कर्नाटक से एक ताम्रपत्र लेख, तांबे के, उसमें देखिए मैंने कहा मेटल पे भी लिख सकते हैं, पत्थर पे भी, ठीक है। हाँ जी, जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे, उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता था। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवा रहे थे वो, ठीक है, वो उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं और उनके क्या विचार हैं, वो इसके ऊपर लिखवाते थे अपने आइडियाज। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटीज जो हैं, विजय अभियान, ठीक है, और धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं। आप आज भी देखेंगे, कभी किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ पत्थर लगा होता है कि ये इसकी तरफ से इतना दान दिया गया। कोई वहाँ पे कोई लकड़ी का, कुर्सी का, क्या नाम है, पत्थर की कोई बेंच वगैरह रखी होती है, उस पर भी लिखा होता है, दीवारों पे लिखा होता है, ठीक है। तो वो दान का ब्यौरा, वो एक अभिलेख ही है। ऐसे ही हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं पुराने, बस उनको हम पढ़ नहीं पाए थे, अब उनको पढ़ते जा रहे हैं। विजय अभियान, मैंने कहा राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान और धार्मिक संस्थाओं के को दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है, लिखा होता है ना जगह जगह। हाँ जी, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। जो प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? वो कहता है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे।
तमिल, पाली और संस्कृत में भी अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और संभव है कि अन्य भाषाओं में भी उस समय लोग बोलते होंगे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया गया था। ठीक है ना, हमें और भाषाओं में अभिलेख नहीं मिले हैं एक्चुअली, तो हम इसलिए कहते हैं कि इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते रहे होंगे या करते होंगे, तो हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है, वो लिखते नहीं होंगे उनको। तो अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। किसे कहते हैं? एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। अब टॉपिक है इसमें द अर्लीस्ट स्टेट, प्रारंभिक राज्य। यहाँ पे द 16th महाजनपदास, 16 महाजनपद, इनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। 16 महाजनपद कौन कौन थे? ये कहता है अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, कंबोज, अश्मक, मल्ल, सूरसेन, वज्जी और चेदी। ये हमारे 16 महाजनपद थे। देखते हैं इनको। ठीक है, ये इसमें आपको बताया भी हुआ है मैंने कि कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी क्या थी, और आधुनिक आज के समय में वो कहाँ पर स्थित है। जैसे अंग, अंग मैंने कहा इसकी राजधानी थी चंपा, और आधुनिक समय में ये कहाँ पर है? भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार की तरफ। ठीक है, मगध, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, आधुनिक इसको राजगृह कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी बिहार। ऐसे ही काशी, वत्स, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। कुरु देखिए, कुरु ये 11वें नंबर पे लिखा है, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आज का जो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, ये कुरु महाजनपद के अंदर आता था। ठीक है, आप देखें सारा ये आपको लिखा गया है। मत्स्य जयपुर की तरफ देखिए। ठीक है, सूरसेन मथुरा की तरफ। अश्मक देखिए, ये अकेला ऐसा है जो साउथ इंडिया, गोदावरी घाटी की तरफ है। ठीक है, हाँ जी, आप एक बार सबको अच्छी तरह देखें, पढ़ें। ये आपकी 12th में तो नहीं है, पर आगे आपके काम आता है और जगह। कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जो महाजनपद हैं, इनके अस्तित्व का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख है। महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था। ठीक है, अभी इस बात में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मगध के बारे में, सबसे शक्तिशाली क्यों था, क्या कारण थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी उपलब्ध कराता है। जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी हमें उपलब्ध कराता है इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। इन 16 महाजनपदों में मैंने कहा अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के समय 10 गणतंत्र भी स्थापित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय में गणतंत्र, गण के द्वारा शासन, जैसे भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, तो 10 गणतंत्र भी थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समय में, ये आपको लिखा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, देखिए 16 महाजनपद है, पर आपकी किताब में इन 7 के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है। इन्हीं को फिल करना और इन्हीं के बारे में ज़्यादा कहा गया है, बाकियों के बारे में नहीं बताया। तो इन कहता है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो थे, गांधार, कहाँ है ये? आज के समय में रावलपिंडी यानी पाकिस्तान। कौशल कहाँ है ये? पूर्वी उत्तर प्रदेश। वज्जी, वज्जी कहाँ है? वैशाली। मगध कहाँ है? पटना और गया की तरफ। कुरु मैंने कहा मेरठ, उत्तरी हरियाणा। ठीक है, दिल्ली, मेरठ और नॉर्दर्न हरियाणा। ओके, पांचाल कहाँ है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का एरिया। अवंती कहाँ है? मालवा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए नक्शे में भी आप सबको देख सकते हैं कहाँ पर है। मगध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सब एक बार इसमें आराम से इसको पूरा देख लें कि कहाँ पर मगध है, कहाँ पर वत्स है। ये 7 जो है ये आपको फिल करवाने के लिए पूछता है। गांधार, कौशल, मगध, कुरु, पांचाल, अवंती। ठीक है, इन 4 को तो आप नक्शे में अच्छी तरह भरें, बाकी मैं कहूँगा औरों को भी भरें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए गांधार आपका अफगानिस्तान की तरफ है। ठीक है, गांधार। तक्षशिला देखिए ऊपर वहाँ पर। ये पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, मत्स्य, मगध, ठीक है, सब आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखें। अस्मक देखिए दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे सबसे नीचे अस्मक ही है। ओके, चलिए कहता है जनपद। जनपद क्या है? जन जमा पद। जनपद क्या हुआ? जन और पद को मिलाकर बना है जनपद। जन मतलब क्या होता है? जनता। ठीक है, पीपल। कहता है पद, पद मतलब क्या होता है? पैर, फुट। तो जनपद से क्या मीनिंग निकलेगा? आइए अब देखते हैं इसे। कहता है जहां कोई जन, जन मतलब लोग, कुल या जनजाति, अपना पांव रखता है। पांव रखने से मतलब क्या? वहां बस जाता है, उसे जनपद कहलाता है। मतलब जनपद ऐसा क्षेत्र है जहां लोग निवास करते हैं। वेयर अ जना सेट्स इट्स फूट
or settles. It is called a janpad. Means जनपदा is an area where people settles. इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है, जनपद शब्द का प्रयोग। जनपद से बना महाजनपद। कहता है इस समय कई जनपद बहुत महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, तो उनको क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। ठीक है। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, रूल्ड बाय अ किंग। कुछ महाजनपदों पर कई लोगों के समूह का शासन होता था। मैंने कहा जनपदों में राजा का शासन होता था, पर कुछ ऐसे थे जहां पर राजा नहीं, एक राजा नहीं, मतलब एक समूह यानी ग्रुप का शासन होता था, जैसे वज्जी संघ। ठीक है। तो ये जो ग्रुप था, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। एवरीवन इन दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड अ किंग। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जो थे, इन्हीं गणों से संबंधित थे, वो भी इन गणों से ही संबंधित थे। गण से ही गणतंत्र बना है। क्या था? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। द वर्ड गणा वाज यूज्ड टू मीन अ ग्रुप विद मैनी मेंबर्स। ओके। और संघ क्या है? किसी संगठन या सभा के लिए वर्ड यूज करते हैं संघ। हर महाजनपद की किलेबंद राजधानी होती थी। ठीक है। फोर्टिफाइड कैपिटल, चारों तरफ से घिरा करके बनाया जाता था। देखिए ये राजगीर के किले की दीवार है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें ये दीवार बना रखी है, तो ये सेफ्टी के लिए बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी दीवार? ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों बनाई जाती होगी दीवार? उस राज्य की सुरक्षा के लिए। किलेबंद राजधानियों, सेनाओं और नौकरशाही के रखरखाव के लिए। जो राज्य है उसको अपनी किलेबंद राजधानियों के लिए, उसमें सेना और जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, उसमें जो उसको रखरखाव करना है, मेंटेनेंस करनी है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? इकोनॉमिकल सोर्सेस, भारी आर्थिक स्रोत, पैसा चाहिए। ठीक है ना। तो कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन काल माना जाता है। 6th century BC ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। क्यों? देखते हैं। कहता है क्योंकि इस काल में प्राय इन दिस पीरियड क्या क्या हुआ? राइज ऑफ अर्ली स्टेट, राइज ऑफ सिटीज, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, आरंभिक राज्यों का उदय, नगरों का उदय, नगरों बढ़े, लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहा ज़्यादा यूज किया जाने लगा, लोहे से हथियार बनाए गए, औजार बनाए गए, खेती में बड़ी ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पहले खेती और हथियारों से की जा रही थी ना, और औजार और मेटल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मैंने कहा तांबे का तो पता था, लोहे का नहीं पता था, जो बाद में खोजा गया वैदिक वगैरह पीरियड में। ठीक है ना। तो अब लोहे का प्रयोग बढ़ गया, लोहे का ज़्यादा यहाँ पे से क्या नाम है यूज होने लगा। कहता है सिक्कों का विकास, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, और ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना। ब्राह्मणों ने कौन सा धर्मशास्त्र, कौन से क्या ग्रंथों की रचना की? कह रहे धर्मशास्त्र। अब महाजनपदा और किंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र की रचना की गई। मैंने भी बताया धर्मशास्त्र। ठीक है। किस भाषा में? संस्कृत में। अब इस धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होता था? सबसे पहले कहता द रूलर वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी द क्षत्रियास, कि शासक क्षत्रिय ही होंगे, ये उनसे उम्मीद की जाती थी। पर क्या जरूरी था कि शासक क्षत्रिय ही होते थे? नहीं। कहता है एक्सपेक्टेड टू बी द क्षत्रियास। ठीक है। कुछ अपवाद मिले हैं जो कि शासक क्षत्रिय नहीं थे, जैसे मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी। आप और इसके बारे में अगले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कहता है शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना। शासक क्या काम करते थे? किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से टैक्स लेना, कर मतलब टैक्स, और भेंट, ठीक है, उनसे कोई गिफ्ट्स, दोनों लेते का काम था। पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी राजा का काम। पड़ोसी राज्यों पर वो आक्रमण करे और वहां से धन इकट्ठा करे, क्योंकि मैंने कहा भारी आर्थिक, ठीक है, स्रोतों की आवश्यकता थी। कुछ राज्यों द्वारा अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया गया था, परमानेंट अपनी आर्मी बना ली गई थी। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना लिया था, ये इस तरह के मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर सब बना लिए थे। कुछ राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जैसे कुछ ने तो स्थायी बनाई थी पर कुछ अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था कि जब जरूरत होगी तब उन्हें किसानों को बुला करके अपनी सेना में युद्ध सेना तैयार कर ली। 16 महाजनपदों में प्रथम था मगध, जो सबसे फेमस। कहता है फर्स्ट अमॉन्ग्स द 16 मगधा।
छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। जिसके कारण थे, क्या कारण थे, देखिए ये पेपर में आया भी हुआ था, ठीक है ना, इस बार भी कहता है क्या कारण थे कि खेती की उपज, कल्टिवेटेड प्रोड्यूस, अच्छी खेती थी मगध की तरफ, गंगा नदी, सोन और इन सब चीज़ों का पे जो था नदियों का उपजाऊ क्षेत्र था, जिसकी वजह से खेती अच्छी थी। लोहे की खदानें, ठीक है, वर्तमान में तो झारखंड में चली गई पर उस समय ये यहीं पर अवेलेबल थी। उपकरण और हथियारों के लिए संसाधन जो बनते थे, लोहे की जरूरत पड़ती थी। मैंने कहा था औजार और हथियार दोनों के लिए हमें लोहा चाहिए। जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता, सेना में हाथियों का भी बड़ा गजब रोल था, ठीक है ना। और यहाँ जंगली जो क्षेत्र थे, यहाँ पे हाथियों की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, तो जिससे सेना में हाथी जिसके पास ज़्यादा होंगे वो राजा ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ, देखो इसकी गंगा और जो बाकी सहायक नदियाँ थी उनसे कृषि तो अच्छी हो ही रही थी, पर आवागमन, ट्रांसफॉर्म, कम्युनिकेशंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ बड़ा सस्ता, ठीक है। गंगा नदी के सारे ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, लोग नाव में बैठ के जा रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं मिल रही थी, जल्दी माल पहुंच रहा था। निसंदेह महत्वाकांक्षी राजाओं में से बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है ना, महापद्मानंद, मगध ने इनकी नीतियों को लागू करने में मदद की। ये वो महत्वाकांक्षी राजा थे, एम्बिशियस किंग्स थे, जिनकी वजह से मगध जो है टॉप पे पहुंचा, नंबर 1 बना। मैंने कहा तो ये वो राजा थे जिनकी वजह से मगध आगे बढ़ा। मगध की राजधानी के बारे में पढ़ते, कह रहा प्रारंभ में राजधानी थी राजगाह। राजगाह मतलब राजाओं का घर, ये प्राकृत नाम है राजगीर का ही। और कहाँ है राजगिरी? आज के समय में बिहार में। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। ये प्राकृतिक रूप से भी किलाबंद था, इसके चारों ओर पहाड़ियों ने इसको एक किले की तरह प्रोटेक्शन दे रखी थी, ठीक है। देखिए कहता है पाटलिपुत्र के भग्नावशेष आपको दिखा रखे, ये देखो, इसे भी शिलालेख कहेंगे, जो पत्थर कहीं लगा होता है। बाद में चौथी शताब्दी, मैंने कहा पहले क्या कहा मैंने आपको, राजधानी थी राजगाह प्रारंभ में, कहता है बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी शिफ्ट कर दी, कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका नया नाम है पटना, ठीक है। पटना जो है कह रहा है इसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। गंगा के रास्ते जो आवागमन का रास्ता था, ठीक है, उसमें इसकी लोकेशंस बहुत ही प्राइम थी, इसके लिए इसको बना दिया गया। ये पाटलिपुत्र के भग्नावशेष दिखा रखे हैं, ठीक है। भग्नावशेष मतलब मैंने कहा रुइंस, जो कि वो जो वहाँ अवशेष बचे हुए हैं, खंडर जिन्हें कह सकते हैं, उसके टुकड़े वगैरह हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है, सेकंड चैप्टर का। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट लाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखें, समझें, नोट्स बनाएं और तैयारी करें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। मैं कहूँगा नमस्कार।